हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम कॉन्टेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं, यानी कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट जिसके ऊपर कोई कंडीशन लगा दी जाए कि वो इवेंट जो फ्यूचर में हो या ना हो, ठीक है, तो उस पर वो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होगा और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। अगर वो इवेंट नहीं होता और जो अगर वो इवेंट हो या ना हो और वो अगर इवेंट जिसके लिए वो टाइम स्पेसिफाइड किया है या जो भी काम बताया हुआ है वो अगर ना हो तो वो वॉइड करार दे दिया जाएगा। तो आज हम देखते हैं contingent contract जिसमें कहता है if any contract performance depend upon the happening or not happening of certain event of future is called contingent contract। यानी वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि डिपेंड कर रहा है किसी इवेंट के हैपनिंग पे या अनहैपनिंग पे और वो इवेंट क्या हो, फ्यूचर इवेंट हो, ठीक है, तो वो कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। एक ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट भी कंडीशनल कॉन्टेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है अगर उसको अनसर्टेन इवेंट के साथ या कोलेटरल्स टू अदर कॉन्ट्रैक्ट यानी कि दूसरी सिमिलर चीज़ के साथ मिला दिया जाए तो एक ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट भी कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। अभी हम इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवन कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। यानी कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है किसी इवेंट को किसी काम को करने या ना करने या किसी इवेंट के हैपन होने या ना होने के साथ जोड़ दिया जाए तो वो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसके रूल्स जो बताए हुए हैं सेक्शन 32 से 36 तक बताए हुए हैं कि कब जो है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा, उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले सेक्शन 31 देखते हैं जिसमें वही डेफिनेशन बता दी है। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग ऑफ सम इवेंट, कुछ काम करना या ना करना किसी इवेंट के साथ या कोलेटरल यानी जोड़ दिया है किसी और कॉन्ट्रैक्ट के साथ और वो जो इवेंट हो वो डज और डज नॉट हैपन या उसका वो इवेंट होगा या नहीं होगा। यानी फॉर एग्जांपल इसके इलस्ट्रेशन देख लेते हैं जिसमें कहता है आप कॉन्ट्रैक्ट टू पे बी रुपीज 10,000 इफ बी हाउस इज बर्न। यानी ए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो उसे 10,000 रुपये देगा अगर बी का घर जल गया, तो ये कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट है या कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। सेक्शन 32 देखते हैं जिसमें कहता है इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट इज एन इवेंट हैपनिंग। यहाँ पे इवेंट हैपनिंग की बात करता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि इन्फोर्सेबल है, कोई इवेंट हो जाए। Contingent contract to do or not to do anything is if an uncertain future event happen कि अनसर्टन फ्यूचर इवेंट अगर हैपन हो जाए कैन नॉट बी इन्फोर्सिबल बाय लॉ अनलेस एंड अनटिल दैट इवेंट हैज़ हैपन। जब तक जो है अगर वो इवेंट हैपन नहीं होगा तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं है, यानी कि एक कंडीशन के साथ जोड़ दिया है। इफ़ द इवेंट बिकम इम्पॉसिबल, और अगर इवेंट जो है वो इवेंट अगर इम्पॉसिबल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। इसके इलस्ट्रेशन देखते हैं जिसमें कहता है ए मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू बॉय बी हॉर्स। ए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो बी का घोड़ा खरीदेगा। इफ़ ए सर्वाइव सी, अगर इफ़ ए सर्वाइव सी द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्सिबल बाय लॉ अनटिल और अनलेस सी डाई इन एज लाइफ टाइम। ये कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जब तक अगर सी जिंदा होगा तो वो तब तक बी से घोड़ा खरीदेगा, ठीक है। लेकिन अगर ए की लाइफ टाइम के अंदर सी मर गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं है, उसने कंडीशन जोड़ी है सी की लाइफ के साथ। नेक्स्ट जो सेक्शन है सेक्शन 33, ये भी इसी से मिलता जुलता है। इसमें क्या है, इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट ऑन एन इवेंट नॉट हैपनिंग। यहाँ पर इवेंट क्या है, नॉट हैपनिंग के इवेंट जो है नहीं होगा तब वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिबल बाय लॉ होगा, ठीक है। यानी कि वो उसकी इन्फोर्समेंट तब स्टार्ट होगी। जिसमें कहता है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ एन अनसर्टन इवेंट डज नॉट हैपन कैन बी इन्फोर्स व्हेन द हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट बिकम इम्पॉसिबल और नॉट बिफोर। यानी कि वो जो इवेंट है वो इम्पॉसिबल हो और वो ना करने का हो तब वो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होगा, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट तब इन्फोर्स करेगा। उसने कंडीशन जोड़ दी है कि ये इवेंट नहीं होगा तो तब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो इसके इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए एग्रीज टू पे बी अ सम ऑफ मनी। ए ने बी के साथ किया कि वो उसे पैसे देगा इफ़ अ सर्टन शिप डज नॉट रिटर्न, कोई शिप है वो अगर वापस ना आए और वो शिप डूब जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट तब इन्फोर्स होगा जब वो शिप जो है सिंक मतलब डूब जाना, जब तक वो शिप जो है डूब ना जाए। अभी हम सेक्शन 34 देख रहे हैं जिसमें टाइम स्पेसिफाइड नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ठीक है, जिसमें वो इवेंट के लिए। सबसे पहले देखते हैं
वन इवेंट ऑन विच कॉन्ट्रैक्ट इज कंटीजेंट टू बी डीम्ड इम्पॉसिबल इफ द फ्यूचर कंडक्ट ऑफ लिविंग पर्सन, यानी कि वो जो इवेंट है ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज कंटीजेंट टू बी इम्पॉसिबल, वो जो कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन है वो इम्पॉसिबल है। दूसरी इसने क्या कहा है कि फ्यूचर कंडक्ट ऑफ लिविंग पर्सन पे डिपेंड कर रही है, यानी कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड कर रहा है लेकिन विद अनस्पेसिफाइड टाइम है, विद अनस्पेसिफाइड टाइम है और वो इम्पॉसिबल है। लेकिन जब तक वो एक इवेंट नहीं हो जाता और वो वो इम्पॉसिबल जो है पॉसिबल नहीं बन जाता तो तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट जो है इन्फोर्सिबल नहीं होगा, यानी कि वो वॉइड के जो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिबल नहीं होता वो वॉइड के अंदर आता है। इसको इलिस्ट्रेशन से देखेंगे आपको समझ आ जाएगी, जिसमें कहता है ए एग्रीज टू पे बी सम ऑफ मनी, ए बी को कहता है कि वो उसको पैसे देगा अगर बी जो है सी से शादी कर ले, सी मैरिज डी, लेकिन सी ने क्या कर दिया, डी के साथ शादी कर ली है और द मैरिज ऑफ बी टू सी मस्ट नाउ बी कंसिडर इम्पॉसिबल, तो यहाँ पर बी की सी के साथ शादी इम्पॉसिबल है। आल्सो इट इज़ पॉसिबल दैट, तब तक पॉसिबल नहीं होगी जब तक डी में डाई, अगर डी मर गया और उसके मरने के बाद सी में आफ्टरवर्ड बी मैरी, तो सी अगर बी के साथ जो है आफ्टरवर्ड उसके बाद अगर शादी कर ले डी के मरने के बाद तो वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिबल हो जाएगा। यानी कि उसने क्या किया है, फ्यूचर कंडक्ट ऑफ लिविंग पर्सन के साथ एक कंडीशन जोड़ दी है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन 35, जिसमें कहता है व्हेन कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड which are contingent on happening or specified even within fixed time, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड है लेकिन अगर वो तब अगर इन्फोर्सिबल होगा अगर विद इन स्पेसिफाइड टाइम वो एक्ट हो जाए फिक्स टाइम के अंदर, ठीक है। तो इसमें कहता है कि एक कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ अ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट हैपन विद इन अ फिक्स टाइम बिकम वॉइड, यानी कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या है कि किसी अनसर्टेन इवेंट के साथ फिक्स कर दिया है और अगर वो कंडीशन ना हुई, वो फिक्स टाइम के अंदर वो काम ना हुआ तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा एट द एक्सपायरेशन ऑफ फिक्स टाइम, वो टाइम एक्सपायर होने के साथ ही। सच इवेंट हैज़ नॉट हैपन, और वो इवेंट अगर हैपन नहीं हुआ और इफ़ बिकम द टाइम फिक्स सच इवेंट बिकम इम्पॉसिबल, और वो इवेंट इम्पॉसिबल है और टाइम गुजर गया है तो स्पेसिफाइड टाइम एक्सपायर हो गया है, ठीक है, और उस स्पेसिफाइड टाइम के अंदर काम नहीं हुआ तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, यानी इन्फोर्सेबल नहीं होगा। इसके इलस्ट्रेशन देख लेते हैं कि ए प्रॉमिस टू पे अ सम ऑफ मनी इफ अ सर्टन शिप रिटर्न विद इन अ ईयर, ए बी से प्रॉमिस करता है कि वो उसको पैसे देगा अगर ये शिप जो है विद इन 1 ईयर वापस आ गई, तब कॉन्ट्रैक्ट में बी इन्फोर्स्ड, अगर कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल होगा अगर वो जो शिप है विद इन 1 ईयर वापस आ जाए, लेकिन अगर विद इन 1 ईयर जो 1 ईयर था वो टाइम एक्सपायर हो गया है, वो शिप वापस नहीं आई तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड करार दे दिया जाएगा। सेक्शन 35 का सेकंड पार्ट है जिसमें कहता है व्हेन कॉन्ट्रैक्ट मे बी इन्फोर्स विच आर कंटीजेंट ऑन स्पेसिफाइड इवेंट नॉट हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम, यानी कि एक फिक्स टाइम बताया हुआ है और वो इवेंट अगर हैपन नहीं हुआ तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, इन्फोर्सिबल होगा। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ अ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट डज नॉट हैपन विद इन अ फिक्स टाइम may be enforceable by law when the time fix has expired, यानी यहाँ पे कहता है कि कंडीशन रखी हुई है किसी भी अनसर्टेन इवेंट के लिए कि अगर वो फिक्स टाइम जो है वो एक्सपायर हो जाए और वो इवेंट हैपन ना हुआ तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, इन्फोर्सेबल होगा। एंड व्हेन द टाइम फिक्स हैज एक्सपायर एंड सच इवेंट हैज़ नॉट हैपन और बिफोर द टाइम फिक्स हैज़ एक्सपायर इफ इट बिकम सर्टन दैट सच इवेंट विल नॉट हैपन, और यहाँ पर लगे भी कि वो इवेंट जो है फर्दर कभी हैपन नहीं होगा, ठीक है। अभी इसके इलस्ट्रेशन हम देख लेते हैं कि ए प्रॉमिस टू पे बी अ सम ऑफ मनी इफ अ सर्टन शिप डज नॉट रिटर्न विद इन अ ईयर, यानी कि ए बी को प्रॉमिस करता है कि वो उसको बी को पैसे देगा
अगर कोई शिप जो है विद इन 1 ईयर वापस ना आ गई, द कॉन्ट्रैक्ट में बी इन्फोर्स, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिबल हो जाएगा जब वो शिप 1 साल के अंदर वापस नहीं आएगी या ब्रंट विद इन अ ईयर या तबाह हो जाएगी और उन पार्टीज को लगे कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फर्दर मतलब कि वो जो शिप है वो कभी भी आगे नहीं आ सकती, तो वो कॉन्ट्रैक्ट फिर इन्फोर्सिबल होगा जो कंडीशन उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के लिए रखी थी। फिर नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 36 जो कि लास्ट सेक्शन है, एग्रीमेंट कंटीजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट वॉइड, यानी कि कोई एग्रीमेंट है जो कि उसकी कंडीशन इस कंडीशन पे रखी हुई है जो कि इम्पॉसिबल है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वो एग्रीमेंट वॉइड करार दे दिया जाएगा। जिसको देखते हैं कि कंटीजेंट एग्रीमेंट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ एन इम्पॉसिबल इवेंट हैपन आर वॉइड whether the impossibility of the event is known or not to the parties to the agreement at the time when it is made। कोई कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में कोई इवेंट जो कि वॉइड है करार दे दिया गया है कि वो हो ही नहीं सकता और वो पार्टीज को पता हो या नहीं पता हो कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त। यानी कि एलिस्ट्रेशन देख लेते हैं जिसमें कहता है ए एग्रीमेंट करता है बी के साथ ₹1000 के लिए इफ 2 स्ट्रेट लाइन शुड इनक्लोज अ स्पेस द एग्रीमेंट इज वॉइड। यानी जिसमें क्या कहता है, इनक्लोज अ स्पेस, किसी स्पेस को चारों तरफ से घेर लेना और वो उसको कॉन्ट्रैक्ट यानी कि चारों तरफ से घेर लेना। ए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि ₹1000 वो उसको देगा कि वो इस कोने को स्पेस को चारों तरफ से घेर ले यानी कि बंद कर दे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, जो कि इम्पॉसिबल इवेंट है, वो चारों तरफ से एक स्पेस को बंद तो कर ही नहीं सकता, अपने हाथों से भी नहीं कर सकता, तो ये एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, ये वॉइड होगा क्योंकि ये इम्पॉसिबल है। तो इम्पॉसिबल कंडीशन लगाई हुई हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड करार दे दिया जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। प्लीज़ मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, मुझे फीडबैक लाजमी दें। थैंक यू सो मच।